हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं रास्ते स्वागत करता हूं भारत के नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्या गुरु पर। आशा आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में एकदम से व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आखिर ये प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसका क्या काम होता है, और अपवर्तन क्या होता है और इसका क्या काम है। एक बात जान लो, ये जो चैप्टर है आंकिक प्रश्न की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बेटा आंकिक प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, तो यहां पर आप लोग एकदम से फोकस रहना, क्योंकि अगर आप छोटी सी भी गलती किए, खास करके जब मैं परावर्तन पढ़ाऊं, साथ साथ में जब दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम से बताऊं, तो वहां पर आपको एकदम फोकस रहना है। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स बनानी है तो कॉपी पेन उठा लो और एक एक चीज सब चीज नोट कर दे जाओ। बस इससे ज्यादा बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लो, मजा आ जाएगी पढ़ करके। तो बात करते हैं बेटा प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो नहीं दिखाई देती कि हाँ भैया हम प्रकाश को देख पा रहे हैं। बेटा हम जो देख पाते हैं वो प्रकाश उत्पन्न करने वाले स्रोत को देख पा रहे हैं। प्रकाश का एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे यहां पर इस इमेज को देखो, यहां से प्रकाश निकल रहा है और प्रकाश जैसे इस पेंसिल से टकराया और ये चिंटू इसको देख पा रहा है। यानी हम अपने आसपास की चीजों को अगर देख पा रहे हैं तो उसका एक ही एक कारण है, वो है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद वो प्रकाश जब किसी की आंखों में पहुंचता है तो वो वस्तु में दिखाई देती है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन, जब प्रकाश इससे टकराया, टकराने के बाद मेरी आंखों में जाकर टकराएगा, तब जाकर ये वस्तु मुझे दिखाई देगी। यानी प्रकाश के वजह से ही हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। कुछ चीजें हैं प्रकाश के गुण है, जैसे प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। हमेशा इसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं, इसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है। निर्वात हो, जल हो, कांच है, हर जगह चला जाएगा। साथ ही साथ इसकी चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है निर्वात में इसकी चाल। साथ ही साथ यह केवल पारदर्शी माध्यम से ही गुजर सकता है, अपारदर्शी माध्यम से गुजर नहीं सकता है। तो ये इसके कुछ गुण हैं, इस बात का ध्यान रखना। आगे बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन है क्या? बहुत से लोग कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन केवल चिकने और चमकीले सतह से होता है। तो भैया उनको जवाब दे देना कि प्रकाश का परावर्तन ये जरूरी नहीं है कि केवल चिकने चमकीले सतह से हो। अब मेरा जैसे प्रकाश आ रहा था, मेरे गाल को देखा, ओहो चिकना है, ये दाढ़ी खुरदुरी है ना, मैं यहां से नहीं टकराऊंगा। अब प्रकाश से देखेगा कहा कि नहीं मैं यहां से नहीं टकराऊंगा, यहां टकराऊंगा। ऐसा है क्या? ना 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 ना। यानी प्रकाश हर एक प्रकार की सरफेस से टकराता है, लेकिन जब हम परावर्तन के नियम को पढ़ते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है कि नियम को सही तरीके से पढ़ने के लिए हम चिकने और चमकीले सतह का उपयोग करते हैं, ताकि जो परावर्तन है वो हमें रेगुलर यानी नियमित परावर्तन प्राप्त हो सके। नियमित परावर्तन प्राप्त करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परावर्तन हमारा हर प्रकार के तल से होता है। यह अनियमित डिफ्यूज्ड अनियमित परावर्तन है, जिसमें प्रकाश किरण आ रही है और इधर उधर बिखर जा रही है, लेकिन परावर्तन हो रहा है। अब जैसे प्रकाश से जब हमारे पेड़ पौधों में टकराता है तो क्या पेड़ पौधे एकदम चिकने हैं क्या? भाई नहीं है, खुरदुरे हैं। पहाड़ से टकराता है, पहाड़ में दिखाई दे, पहाड़ चिकना है क्या? नहीं दिखे भाई, जाहिर सी बात खुरदुरा है। प्रकाश का परावर्तन हर एक प्रकार के पृष्ठ से होता है, इस बात का ध्यान रखना है। क्या? जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से या फिर परावर्तक पृष्ठ जहां से प्रकाश का परावर्तन हो सके टकराता है, तो यह उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है जिस माध्यम से आता है। देखो, जिधर से आया उधर चला गया, जिधर से आया उधर ही चला गया। यह नियमित है, यह अनियमित है, बस इतना जान लो। अब इसके भैया दो नियम होते हैं। एक नियम यह होता है, पहले समझ लो। देखो, यह हमारा तल है, तल में हमने खींच दिया एक अभिलंब। अब ये जो प्रकाश की किरण आ रही है ये हमारा अभिलंब है, नोट कर लो, अभिलंब। क्या है? अभिलंब। अब ये जो प्रकाश की किरण आती है इसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और फिर टकरा के जाती है वापस, तो इसे हम परावर्तित कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब ये आपतित किरण जो है अभिलंब से कोण बनाती है आई, एंगल आई इसको बोलते हैं। आपतित किरण अभिलंब से कोण बनाती है एंगल आई, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और यही फिर प्रकाश से टकरा करके
आगे चली जाती है, तो ये जो हमारा परावर्तित किरण है ये भी अभिलंब से कोण बनाती है, जिसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये जानने लायक है कि ये जो आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, आपतन और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, और इसी को ही पहला नियम कहा जाता है। दूसरा नियम ये है कि ये जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल पे आपतित होते हैं, और ये हमारा दूसरा नियम है। क्या? आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये हमारा आपतन बिंदु है, और इस पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये हमारा दूसरा नियम है। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, दूसरा नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। आगे देखो मुन्ना, अब आता है दर्पण। कुछ लोग कहेंगे दर्पण 3 प्रकार के, कुछ लोग कहते हैं दर्पण 2 प्रकार के। कौन से? अवतल और उत्तल। तो भैया समतल कहाँ भैया, कहीं चला गया क्या? वो भी तो है। तो दर्पण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इस बात को अच्छे से याद रखना। अब समतल दर्पण, ये जो नॉर्मल से ऐसे मिरर होता है, ये हमारा समतल दर्पण होता है। लेकिन गोलीय दर्पण कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिनके तल एक तो अंदर की ओर धंसा होगा या फिर बाहर की ओर उभरा हुआ होगा। ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, परेशान हो। अब आओ अवतल दर्पण के बारे में जानो। अवतल दर्पण क्या, देखो यहां पर देख पा रहे होगे कि ये जो तल होता है थोड़ा सा अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। क्या होता है? अंदर की ओर धंसा हुआ था, जैसे हम लोग यहां पर बना देते हैं। वह दर्पण जो जिसका पृष्ठ जो है अंदर की ओर धंसा होता है, इसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अच्छा, इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब प्रकाश मुख अक्ष के समानांतर आती हैं, तो ये सारे प्रकाश किरणों को एक फोकस पे केंद्रित कर देता है, सभी प्रकाश किरणों को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है। इस वजह से इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। बात क्लियर? क्या कहा जाता है? अभिसारी, क्योंकि प्रकाश किरणों को ये इकट्ठा कर देता है। वहीं पर उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो उत्तल दर्पण का जो वक्र पृष्ठ होता है, ये बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। अब बाहर की उभरा हुआ होने के कारण ये सारी प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। कितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी, उन सारी प्रकाश किरणों को फैला देता है। ये देखो, फैला दिया। तो इसका ये गुण होता है प्रकाश को फैला देना, और इस वजह से इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपसारी दर्पण कहते हैं। मुन्ना राजा, बात क्लियर यहां पर? वह दर्पण जिसका जो पृष्ठ है बाहर की ओर निकला होता है, बाहर की ओर उभरा होता है, तो ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हो कि इसका तल क्या बाहर की ओर निकला हुआ है, उठा हुआ है। अब आगे, ये दर्पण के कुछ भाग होते हैं, थोड़ा सा मैं इसको अलग से समझाऊंगा। यहां पर आप देख सकते हो। ध्यान से देखना, अवतल और उत्तल में सारी चीजें सेम ही होती हैं, कुछ अलग नहीं होता है। ये हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये हमारा क्या, जो लाइन खींचे इससे हम कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। एक बात, अब ये कहीं ना कहीं एक गोला ही होगा, गोले से काट करके बनाया गया होगा। अब जब गोला होगा तो इसका केंद्र होगा, और इसी केंद्र को ही सी लिखते हैं, और सी से मतलब यहां पर वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे इसे? वक्रता केंद्र बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। ये जो मुख्य अक्ष है, दर्पण को एकदम मध्य बिंदु में काटता है, और इस मध्य बिंदु को पोल यानी ध्रुव कहा जाता है। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस कहा जाता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बेटा? मुख्य फोकस या फिर फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस या फिर फोकस कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर? क्या किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। अच्छे बात, पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, और
इसे फोकस दूरी कहा जाता है। कहाँ? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। एक बात यहीं से चीज आप याद कर लो कि R बराबर होता है 2F। क्यों होता है? क्योंकि ये जो R है यहां पर एक और F के बराबर है कि नहीं है? ये F दोनों भाई मध्य बिंदु है ये, तो जाहिर सी बात है इन दोनों F को जोड़ दोगे इसके बराबर हो जाएगा। यानी अगर 2F जैसे ऐसे लिख दो, R बराबर F प्लस F, यानी R बराबर 2F। बात क्लियर? इस चीज को याद रखना, क्योंकि हम लोग जब आंकी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो ये वहां पर हमें देखने को मिलेगा। अब आता है दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम कि किस प्रकार से दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। इसको समझने के लिए आपको 3 रूल समझना है। पहला रूल ये है कि ये है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ध्यान से समझना, पहला नियम है। और ये है हमारा मुख्य अक्ष। ये क्या है? हमारा मुख्य अक्ष। इसमें हमारा फोकस होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है। अब अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है, कहां से? अनंत से प्रकाश किरण आ रही है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण जब परावर्तन होता है तो कहां से होकर जाएगी? फोकस से। पहला नियम याद रखना कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो कहां से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। क्या ये बात यहां तक क्लियर? ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये कहता है ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, परावर्तन के बाद ये वापस लौट जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है तो वापस लौट जाएगी। पहला था कि मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे सीधी आ रही है तो फोकस होकर जाएगी। दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो सीधे ही वापस लौट जाएगी। यहां तक रहा। अब तीसरा नियम क्या है, इसको समझो। यह है हमारा अवतल दर्पण, यह है हमारा मुख्य अक्ष, यह है हमारा फोकस, यह है हमारा वक्रता केंद्र। अब इसमें समझो, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर के जा रही है, फोकस होकर के गई, तो परावर्तन के बाद ये बेटा ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। पहला नियम आपने देखा कि मुख्य अक्ष के समानांतर से फोकस होकर गई। दूसरा था कि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो उसी में वापस लौट जाएगी। तीसरा हमने कहा कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये क्या था? हमारा तीसरा नियम। अब यही 3 नियम ही हमारे सारे नियम में ही अप्लाई होते हैं। अब हम एक एक करके सारे नियम को देखते जाएंगे। अब पहला नियम है कि अगर यदि वस्तु अनंत पर हो, कहां पर हो? यदि वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा? ये हमारा इमेज बना है, अभी तो आप लोग देख लो, मैं 1-2 बता देता हूं, ढंग से देखते जाओ। देखना, ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहां पे हमारा फोकस है, यहां पे हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है। वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। अनंत पे ये वस्तु रखी हुई है, तो ए प्रकाश की किरण निकली, ए प्रकाश की किरण निकली, मुख्य अक्ष के समानांतर है, कहां से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। हम देखो, कुछ लोग होते हैं नीचे से भी बना देते हैं, लेकिन मेरा मानना है मैं ऊपर से बना देता हूं। तो एक प्रकाश की किरण और मुख्य अक्ष के समानांतर गए, ये कहां से होकर जाएगी? ये भी फोकस से होकर के ही जाएगी। अब दोनों प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिबिंब हमारा वहीं पर बनेगा। जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? एकदम फोकस पे बन रहा है। कहां पर बन रहा है? फोकस पर बनेगा। कहां पर? स्थिति की बात कर देंगे तो स्थिति क्या है? फोकस पर। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। छोटा में लिख दो, बहुत छोटा बनेगा। कैसा? बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का। बात क्लियर? बहुत छोटा बनेगा। अब सेम ऐसे ही आगे कि यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, तो अनंत और वक्रता केंद्र में देखो, इधर हमारा अनंत है, यहां पर हमारा वक्रता केंद्र है। अनंत है, यहां पे देखो अनंत है, यहां पे वक्रता केंद्र है। ये हमने वस्तु को रख दी, ये वस्तु को रख दी। अब ए प्रकाश की किरण निकली जो मुख्य अक्ष के समानांतर थी, कहां से होकर जाएगी? देखो फोकस से होकर गई। कहां से होकर गई? फोकस से होकर गई। और ए प्रकाश की किरण हमारे वक्रता केंद्र से होकर के गई। कहां से? वक्रता केंद्र से। और वक्रता केंद्र वाली वापस लौट गई।
हमने कहा था मुख अक्ष के समानांतर फोकस से होकर जाएगी, हमने कहा ठीक है, और एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाकर के वापस लौट जाएगी। अब दोनों जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं तो ये बिंदु है और यहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो कहां पर प्रतिबिंब बन रहा है? सी तथा एफ के बीच बन रहा है, सी तथा एफ के बीच बन रहा है। कैसा बन रहा है? छोटा, छोटा या बड़ा? तो भैया छोटा बन रहा है, यहाँ पे लिखा है सी और एफ के बीच में। कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है, छोटा है। अच्छा, और कैसा है? उल्टा है, उल्टा है और वास्तविक है। छोटा है, उल्टा है और वास्तविक है। छोटा है, देखो वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा। ऊपर वस्तु सीधा होता है, नीचे हमारा अगर बन रहा है तो वो उल्टा होता है। अगर ऊपर की ओर प्रतिबिंब बन जाए तो वो सीधा हो जाएगा, नीचे की ओर बनेगा तो हमारा उल्टा होगा। और ये कैसा बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। नेक्स्ट देखो, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दें, अब वस्तु को हमने क्या किया? इस सी पे ही रख दिया, सी पर। अब सी पर रखने पे ए प्रकाश किरण तो हमारी जाएगी मुख अक्ष के समानांतर। कहां से होकर जाएगी? फोकस से। कहां से बेटा? फोकस से। और ए प्रकाश किरण हमारी फोकस से होकर के गई जो कि मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और जब मुख अक्ष के समानांतर हो गई, जहां पर एक दूसरे से मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। जहां पर एक दूसरे को, ये गई फिर आई यहां पर मिली, ये वाली ऐसे होकर के ऐसे आई यहां पर मिली। दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को यहां पे काट रही हैं और यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अब हम यहां पे ये देख पा रहे हैं कि जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? सी पर ही बनेगा, सी पर ही बन रहा है, सी पर बन रहा है। छोटा या बड़ा? भैया बराबर बन रहा है। कैसा बन रहा है? बराबर बन रहा है। उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा तथा वास्तविक भी बन रहा है, उल्टा तथा वास्तविक बन रहा है। ये हमारा नियम हो गया अगला। अब आगे देखो, अब कह रहा है कि वस्तु को सी के बजाय सी से आगे रख दो। हमने कहा ठीक है, हम ये रखे दे रहे हैं, उसमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है, इसको हम अपने से बना दे रहे हैं। ये हमारा क्या है? पी है, ये हमारा क्या है? एफ है, ये हमारा सी है। हमने कहा है काम करो, सी पे रख चुके, अब सी और एफ के बीच में रख दो। हमने रख दिया। ए प्रकाश की किरण निकली मुख अक्ष के समानांतर है, कहां से होकर जाएगी? कहां से होकर के जाएगी? भैया फोकस से होकर के जाएगी। हमने ये खींच दिया, फोकस से होकर चली गई। अब हमने कहा कि ठीक है, ए प्रकाश किरण तो हमारे मुख अक्ष के समानांतर थी, फोकस से गई। अब ए प्रकाश किरण हमारे फोकस से होकर के जा रही है जो कि मुख अक्ष के समानांतर हो गई। जहां पर एक दूसरे को काट रही है वहीं पर प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा। अब प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? सी और अनंत के बीच में बन रहा है, या सी से परे बन रहा है। अनंत और सी के बीच में, सी के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है। भाई वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा। अच्छा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब भाई नीचे की ओर बन रहा है ना उल्टा प्रतिबिंब। जब भी नीचे बनता है वो कोई प्रतिबिंब दिखाई दे, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण, अगर नीचे प्रतिबिंब बन रहा है तो याद रखना वो हमेशा और हमेशा उल्टा और वास्तविक होगा। अगर मुख अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा और हमेशा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। एकदम क्लियर रखना, इसके अलावा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि ऐसा नहीं ऐसा वैसा, सब एकदम क्लियर है। अब आगे देखो, यदि वस्तु फोकस पर ही स्थित हो, अब हमने कहा कि अगर वस्तु को फोकस पर ही रख दिया जाए तब क्या होगा? हम कहा ठीक रख दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने वस्तु को फोकस पर ही रख दिया। अब एक प्रकाश किरण निकली जो मुख अक्ष के समानांतर थी, एक प्रकाश की किरण निकली, एक प्रकाश किरण निकली जो मुख अक्ष के समानांतर थी, ये समानांतर वाली। जो मुख अक्ष के समानांतर होती है वो परावर्तन के बाद कहां से होकर के जाती है? हमारे फोकस से होकर जाती है, ये फोकस से चली गई। अब एक प्रकाश किरण हमें पता है कि अगर वक्रता केंद्र से कोई जा रही है तो हमने एक लाइन और बनाया, एक हमने और बनाया जो कि हमारे क्या है? वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, और वक्रता केंद्र से जाने वाली परावर्तन के बाद वापस सीधे चली जाती है। अब दोनों प्रकाश किरण समानांतर हो गई। अब ये कहां पर मिलेंगी? अनंत में जाकर मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी? अनंत में जाकर मिलेंगी। और अनंत में बनने वाला प्रकाश किरण हमेशा कैसा होता है? प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। कहां पर बनेगा? अनंत में बनेगा। क्योंकि देखो इधर तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, ये समानांतर हो चुकी हैं, तो प्रतिबिंब हमेशा जो हमारा बनेगा अब अनंत में बनेगा। यदि वस्तु को हम फोकस पे रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बेटा? अनंत में बनेगा। इस बात को ध्यान रखना, कहां पर बनेगा? अनंत में बनेगा। चलो ठीक हो गया। आगे देखो, यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रख दो, हमने कहा ठीक है भाई, हमने फोकस और ध्रुव के बीच रख दिया, तो एक काम करते हैं, ये देखो बहुत सारे तरीके से बनाए जा सकते हैं ना, तो सब अपने अपने तरीके से बना देते हैं। मैं आसान तरीका बता रहा हूं कि यहाँ पे देखो, ये P है, यहाँ पे हमारा F है।
कहा कि वस्तु को अगर हम P और F के बीच रख दें, हमने रख दिया, ए प्रकाश की किरण निकली जो कि मुख अक्ष के समानांतर है, कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। हमने कहा ठीक है, ए प्रकाश किरण हमारे इस वक्रता केंद्र, यहाँ पे जो हम वक्रता केंद्र बोल रहा हूँ, ध्रुव से होकर जा रही है, तो भाई सेम एंगल पे ऐसे चली जाएगी। अब ये देख रहे हैं कि प्रकाश किरण फैलती जा रही है, तो हमने क्या किया, इसको धीरे से आगे मिला दिया। कहाँ मिला दिया, आगे की ओर। जहां पर मिल गई वहीं पर प्रतिबिंब बना। और मैंने बताया था कि अगर प्रतिबिंब ऊपर की ओर बन जाए तो आभासी सीधा होगा, और नीचे बनता है तो उल्टा और वास्तविक होता है। तो भैया बन कहां पर रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है, साथ साथ में वस्तु से बड़ा बन रहा है। वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब इसका इतना बड़ा बन रहा है। ये था बेटा हमारे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। अब अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां पर होता है, तो इसका उपयोग अधिकतर टॉर्च में, सर्च लाइट में, गाड़ियों का जो हेडलाइट होती है ना, हेडलाइट में भी इसका इस्तेमाल होता है। और प्रकाश का शक्तिशाली समांतर क्रिज, मतलब कि प्रकाश बहुत दूर तक जाए, इस वजह से हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जब हम लोग सेविंग करते हैं, तो सेविंग करते समय भी हम लोग अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। बट हम लोग समतल में ही काम चला लेते हैं, बट करना चाहिए अवतल, ताकि उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब जो दांत के विशेषज्ञ होते हैं, दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो प्रतिबिंब है हमें बड़ा बड़ा प्राप्त हो सके। अब एक बात, अब ये उत्तल दर्पण का सिंपल सी बात है, ये केवल एक ही मैं बताऊंगा, एक में ही सारी चीजें हो जाएंगी, और यही सब में होता है। अब हमारा जो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण का मुद्दा ही अलग है, बेचारा सीधा साधा। ये कहता है कि तुम वस्तु को कहीं पर भी रख दो, वस्तु तुम कहीं पर भी रख दो, अनंत से लेकर के अनंत में रखोगे तो कहा मैं फोकस पे बना दूंगा बस, लेकिन अनंत और भैया मेरे ध्रुव के बीच में कहीं पर भी वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब हमेशा कहां पर बनेगा, P और F के बीच ही बनेगा, तुम कहीं पर भी वस्तु रखो। अब मैं एक काम करता हूं, अब यहां पे देखो, एक मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये हमारा उत्तल दर्पण था, अभी भी है, ये यहां पे हमारा फोकस है, यहां पे हमारा वक्रता केंद्र है, यहां पे हमने वस्तु रखा, ए प्रकाश की किरण निकली जो कि कहां से होकर जाएगी, जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से जाती हुई, देखो दर्पण के पीछे जा नहीं पाएगी प्रकाश किरण, तो कहां से, हमारे फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश की किरण निकलेगी जो हमारे वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी, कहां से, वक्रता केंद्र से। अब दोनों एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब हमारा ऊपर की ओर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है वो सीधा होगा और आभासी होगा, वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये हमेशा इस चीज को याद कर लो, जब आंकी प्रश्न सॉल्व करना और उसमें उत्तल दर्पण की बात हो जाए और प्रकृति बताने की बात हो जाए, तो इसमें ये बस लिख देना कि प्रतिबिंब छोटा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा और दर्पण के पीछे बनेगा, यानी P और F के बीच बनेगा, P तथा F के बीच बनेगा, ये भी बोल सकते हो, बात खत्म। हमेशा उत्तल दर्पण की प्रकृति अगर पूछा है तो बस ये लिख देना, काम खत्म, चाहे प्रतिबिंब कहीं पर भी हो रखा हो, कोई दिक्कत नहीं। अब उत्तल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है, तो पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, बट इसमें देखो ये गाड़ी के बीच में लगा होता है ना, जहां पे ड्राइवर बैठा होता है उसके यहाँ पे सामने, तो वो हमारा समतल होता है, फ्लैट होता है। लेकिन ये जो साइड मिरर होते हैं ये उत्तल दर्पण होते हैं। क्या होते हैं, उत्तल दर्पण, ताकि ज्यादा एरिया कवर कर सके और उसका छोटा प्रतिबिंब बना सके। अभी हमने पढ़ा है ना कि उत्तल दर्पण के द्वारा जब भी कहीं पर भी वस्तु रखी हो उसका छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, तो इस वजह से हम लोग साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया करते हैं। चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह परिपाटी तो एकदम आसान है। चिन्ह परिपाटी में आपको ये चीज समझ लेनी है कि चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये समझना है ये हमारा P है, अरे P जरूरत नहीं है। अब यहां पे समझो, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, अब मान लो इधर हमने हमारा इसका फोकस हो गया, इसका हमारा वक्रता केंद्र हो गया, वस्तु को यहां पर रख दिए। अब इधर की कोई भी दूरी तुम फाइंड करोगे, इधर की सारी दूरी वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होगी, नेगेटिव होगी। इधर की सारी दूरी नेगेटिव काउंट की जाएगी, जबकि इधर की प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, इधर U हो चाहे V हो चाहे F हो, इधर कुछ भी होगा, U नहीं, इधर V और F में से दोनों में से कोई भी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
हमेशा पॉजिटिव होगा। और इधर वाला चाहे U हो, चाहे V हो, चाहे F हो, वो हमेशा इधर वाला हमेशा नेगेटिव में काउंट किया जाएगा। दूसरी बात, अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, वस्तु की लंबाई की बात होगी तो वस्तु की लंबाई हमेशा पॉजिटिव होगी। और प्रतिबिंब की लंबाई की बात करेंगे, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। अब इधर बने, इधर भी प्रतिबिंब हमारा बन रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, और भैया इधर होगा नीचे होगा तो हमेशा नेगेटिव होगा। ये होता है प्रतिबिंब और हमारे वस्तु की लंबाई के लिए। अब आगे बात करते हैं दर्पण सूत्र की। तो दर्पण सूत्र हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहां पर f हमारी क्या है, हमारी फोकस दूरी है, v हमारी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u हमारी क्या है, वस्तु की दूरी है, क्या है, हमारी वस्तु की दूरी है। आवर्धन का सूत्र याद कर लो, आवर्धन पूछता है, आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। -v/u होता है, क्या होता है, -v/u। और अगर प्रतिबिंब की लंबाई की बात कर दे कि प्रतिबिंब की लंबाई निकालो तो आपको सूत्र लगाना है I/O इक्वल टू -v/u। अगर प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई निकालनी है तो I/O इक्वल टू -v/u। ये दर्पण के लिए है। ये इतने सूत्र बस याद कर लो, इतने में से सारे के सारे न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अगर अब हम आगे की बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। देखो, प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वहां तो ऐसा होता नहीं था। परावर्तन में क्या था कि अगर प्रकाश की किरण किसी तल से टकराती है तो वापस लौट जाती है, लेकिन जो अपवर्तन होता है इसमें माध्यम बदलता है। माध्यम मतलब कि दोनों माध्यम पारदर्शी होंगी, इसमें प्रकाश टकराएगा नहीं, प्रकाश उसको पार करके निकल जाएगा। अब जैसे प्रकाश जो है हमारा वायु से, कहां से, वायु में है, और जब कांच है नीचे, जब वायु से कांच में जाता है तो वायु से कांच में जाने पर माध्यम बदल जाता है। क्या जाता है, माध्यम बदल जाता है। तो यहां पर हमें अपवर्तन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, अपवर्तन देखने को मिलने वाला है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और प्रकाश की किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश सीधे जा रही थी और अपने मार्ग से भटक गई, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपने मार्ग से भटक जाना ही अपवर्तन कहलाता है। और प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थों में होगा, जैसे शीशा, वायु और जल, अन्य किसी में नहीं होने वाला। एक बात सबसे, अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन में प्रकाश की किरण अपनी जगह से विचलित क्यों होती है, तो है क्या कि अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन आ जाता है। अगर प्रकाश की स्पीड में कोई परिवर्तन ना आए, प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन ना आए, तो प्रकाश की किरण एकदम सीधी निकल जाती है। लेकिन जैसे ही माध्यम बदलता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है और वो अपने मार्ग से भटक जाता है। बस ये जान लेना कि अपवर्तन क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी चाल में परिवर्तन आ चुका है। अब देखो, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल जैसे वायु से अगर कांच में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है, तो आपको याद रखना है कि सीधे जा रही थी, सीधे न जा करके अभिलंब को, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। तो जब वायु से कांच में अगर प्रकाश की किरण जाएगी, वायु हमारा विरल है, ये हमारा सघन है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जबकि सघन माध्यम अगर कांच से किस में जाए, वायु में, तो कांच से अगर वायु में जाएगी तो भैया सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। क्या होता है, अभिलंब से दूर भाग जाती है। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। यहां पे देखो नीचे की ओर आ गया, ये सीधा अभिलंब की ओर झुक गया और ये अभिलंब से दूर भाग गया। ठीक है, जाना ऐसे चाहिए था, तो ये क्या होगा, कहना हम ना ऐसे जाब, हम ऐसे जाब, टढ़ा जाब, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब इसके दो नियम है, इसके दो नियम ये हैं कि पहला नियम जो हमारा दर्पण का दूसरा नियम था परावर्तन वाला, वो यहाँ का पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। क्या क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और भैया ये आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। हमने कहा ठीक है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है कि जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है,
दो माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई, ये हमारा आपतन कोण आई, इसकी ज्या यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण आर की ज्या यानी साइन आर का जो अनुपात हो, ज्या ही बेटा हमारा साइन है, का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है, और यहीं से निकल आया साइन आई अपॉन साइन आर। क्या आया? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। और कभी कभी कांस्टेंट की जगह एन भी लिख दिया जाता है। फिर सुन लो, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी आपतित होती है तो बनने वाला जो आपतन कोण आई यानी साइन आई और बनने वाला अपवर्तन कोण आर का साइन आर, उसकी ज्या, हमारा इन दोनों का अनुपात साइन आई अपॉन साइन आर का अनुपात जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी एन। तो इसे हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जाम में ये पूछता है स्नेल का नियम, तो इतना ही बस आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना। जितना मैंने अभी लिख दिया, कहां से, यहां से लेकर के यहां तक, और ये फॉर्मूला इतना लिख देना, स्नेल का नियम कंप्लीट हो गया। अब लेंस क्या है? लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक और का है या दोनों पृष्ठ गोली होते हैं। ये पारदर्शी होता है, दोनों पृष्ठ गोली। ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस है। ये हमारा अवतल लेंस है। ये हमारा अवतल लेंस है। उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारों में पतला होता है, जबकि अवतल लेंस किनारों में मोटा, बीच में पतला होता है। देखो, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, अनंत से आने वाली सारी प्रकाश किरणों को फोकस पर इकट्ठा कर देता है, तो इस वजह से इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। जबकि हमारा अवतल लेंस जो है, अभी हमारा अवतल लेंस जो है, इसका ही गुण अलग होता है। अवतल लेंस यहाँ पे क्या करेगा, अगर इसके सामने अनंत से कोई प्रकाश किरण आ रही है तो ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। इस वजह से अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। बात क्लियर है? पर अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस एग्जाम में पूछता है। अब उत्तल लेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, वही चीज है, ये इसकी डिफिनेशन है। अब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम, अब इसके तीनों नियम में लिखे हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा अलग से। पहला नियम समझो, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये मेरा उत्तल लेंस है। यहां पर इसका होता है प्रकाशीय केंद्र हो, यहां पर होता है बेटा F1, यहां पर होता है 2F1, और 2F1 को बेटा C1 भी बोलते हैं। इधर बेटा होता है F2 और इधर होता है हमारा 2F2 जिसे हम लोग C2 भी बोलते हैं, C2 भी बोल सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, इसका पहला नियम है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो कहां से होकर के जाएगी? फोकस से। इसको याद, दो ही मैं बताऊंगा, तीन को जरूरत नहीं है, इससे ही हमारे सारे प्रतिबिंब बनेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, कहां से होकर जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, फोकस से होकर के जाएगी। जबकि दूसरा नियम क्या है? दूसरा, ये उत्तल लेंस है, सेम यहां पर प्रकाशीय केंद्र होगा F1, 2F1, F2, 2F2। ठीक है। अगर कोई प्रकाश किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से ऐसे होकर के जाएगा, सीधे निकल जाएगा, बस। पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समानांतर है तो फोकस होकर जाएगा, और अगर O से होकर जा रहा है, प्रकाशीय केंद्र से होकर के जा रहा है तो सीधे निकल जाएगा, प्रकाशीय केंद्र से होकर के जा रहा है तो सीधे निकल जाएगा। बस इतना ही याद कर लेना, दो नियम में सारे नियम हम लोग सीख लेंगे। यदि वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा? अब यहां पर रखो, ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है O, यहां पर हमारा F1 है, यहां पर हमारा 2F1 है, यहां पर हमारा F2 है, ये हमारा 2F2 है। अब एक प्रकाश वस्तु हमारी कहाँ? अनंत में है। प्रकाश किरण निकली, कहां से होकर के जाएगी?
फोकस से होकर के जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर थी, कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। हमने कहा एक प्रकाश किरण और लेते हैं, हमने एक और प्रकाश किरण लिया, ये भी कहाँ से होकर गई, फोकस से। दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। कहां पर काट रही हैं, फोकस पे काट रही हैं, यानी प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा, फोकस, यानी फोकस बिंदु पर बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बिंदु के आकार, क्योंकि फोकस पे ही बन रहा है तो बहुत छोटा बनेगा। अब आगे देखो, यदि वस्तु 2f1 पर हो, ये हमारा उत्तल लेंस है, यहां पे प्रकाश से केंद्र O है, यह हमारा f1 है, ये हमारा 2f1 है, यहां पर हमारा f2 है, यहां पे हमारा 2f2 है। अब वस्तु को कहा कि अगर भैया कहां पर हो, 2f1 से परे हो, अनंत और यहां के बीच में हो, तो ए प्रकाश की किरण निकलेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर है, फोकस से होकर के जाएगी। ए प्रकाश की किरण निकलेगी जो प्रकाशी केंद्र से होकर के जाएगी, दोनों एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। कहां पर एक दूसरे काट रही हैं, यहां पे हमारा 2f1 है, f2 और 2f2 के बीच में, कहां पर, f2 और 2f2 के बीच में। कैसा बनेगा, उल्टा बन रहा है, नीचे बन रहा है तो उल्टा बन रहा है, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा, उल्टा वास्तविक और छोटा बनेगा। वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा। कहां पर बन रहा है, f2 और 2f2 के बीच में। दो प्रकाश किरण को खींचना है, बस हो गया हर बार। फिर क्या है, अगर वस्तु को 2f2 पे रख दें, हमने कहा रख दो भाई, लेंस वाला तो मुझे सबसे आसान लगता है, ये लेंस वाला सबसे आसान है। ये हमारा f2 है, सॉरी f1 है, ये 2f1 है, यहां पे f2 है, यहां पे 2f2 है। इसने कहा वस्तु को 2f2 पे रख दो, हमने रख दिया। ए प्रकाश की किरण निकली मुख्य अक्ष के समानांतर, कहां से होकर जाएगी, फोकस से, और दूसरे प्रकाशी केंद्र से होकर के जाएगी, दोनों एक दूसरे काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। कहां पे काट रही हैं, हमारा 2f2 पे काट रही हैं। यानी वस्तु को अगर तुम 2f2 पे रखोगे तो प्रतिबिंब भी हमारा कहां पे मिलेगा, 2f2 पर मिलेगा, यानी वस्तु के बराबर मिलेगा। कहां पर, देखो 2f2 पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के समान आकार का, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा। आगे वाला देखो, अगर वस्तु को f1 और 2f1 को बीच में रख दो, ये देखो हमने रख दिया, ये उत्तल लेंस था, हमने यहां ये प्रकाशी केंद्र O है, ये हमारा f1 है, ये हमारा 2f1 है। अब कहा है यहां पर वस्तु को रख दो तो क्या होगा, हमने कहा रख देते हैं यार। ये प्रकाश किरण निकली मुख्य अक्ष के समानांतर, यहां पर हमारा f1 होगा, f2 होगा और 2f2 होगा। ए प्रकाश किरण निकली मुख्य अक्ष के समानांतर है, ऐसे निकल जाएगी। हमने कहा ठीक, जाने दो। ए प्रकाश किरण जो कि हमारे प्रकाशी केंद्र O से है वो आगे निकल गई, दोनों एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। कहां पे काट रही हैं, 2f2 से परे, 2f2 से परे, बहुत दूर काट रही हैं, 2f2 से परे। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कहां पर, 2f2 से परे, पता नहीं कहां बन रहा है। अब वस्तु को f1 पे रख दो, ये हमारा उत्तल लेंस, ये हमारा मुख्य अक्ष O, ये हमारा f1, ये 2f1, यहां पर f2, यहां पे हमारा 2f2। वस्तु को यहां पे रखना है, हमने रख दिया। ए प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, कहां से होकर जाएगी, फोकस से। ए प्रकाश किरण हमारे प्रकाशिक केंद्र से निकल जाएंगी, दोनों सीधी चली जा रही हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, जब प्रकाश किरण समानांतर हो जाती है, सीधी हो जाती हैं, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। कहां पर बनेगा, अनंत दूरी पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, साथ साथ में उल्टा भी बनेगा। अब नीचे बन रहा है तो जाहिर सी बात है उल्टा ही बनेगा। फोकस पर अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब चाहे अवतल दर्पण रहा हो चाहे उत्तल लेंस हो, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अगला है कि अगर वस्तु को f1 और लेंस के बीच में रख दे तो क्या हो, हमने कहा रख दो आओ। ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा प्रकाशी केंद्र O है, ये हमारा f1 है, ये हमारा 2f1 है, ये हमारा f2 है, ये हमारा 2f2 है। अब हमने कहा कि वस्तु को यहां पर रखना है, हमने रख दिया। ए प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर कहां से होकर जाएगा, फोकस से। ये प्रकाश किरण कहां से जाएगी, हमारे प्रकाशी केंद्र से। फैल गया ना, फैल गया, हमने कहा एक काम करो इसको पीछे मिला दो,
पीछे मिला दो, जहां पर मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। कहां पर मिल रहा है? दर्पण वस्तु के पीछे, वस्तु के ही ओर, लेंस के पीछे। कैसा बनेगा? सीधा बन, अब ऊपर की ओर बन रहा है, और जब सीधा बनता तो जाहिर सी बात आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। अब भाई देखो यार, वस्तु मेरे पीछे मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, मेरे पीछे मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, जाहिर सी बात आभासी होगा। तो ये वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये आभासी है। कैसा है? आभासी है, वस्तु से बड़ा है और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब लेंस के चिन्ह परिपाटी देख लो, जैसे उत्तल का था, मतलब कि दर्पण का, वैसे यहां पर भी कि इधर की सारी दूरी, चाहे u की दूरी हो, चाहे v की दूरी हो, चाहे f की दूरी हो, हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। जबकि इधर की दूरी, चाहे हमारा v हो चाहे हमारा f हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाएगा। साथ ही साथ ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर वाली लंबाई हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी और नीचे वाली लंबाई हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। सेम यहाँ पर हमारे अवतल में भी है कि इधर की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है और इधर की सारी दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। अब इसका चाहे हम इधर फोकस रहे, चाहे हमारा इधर हमारा क्या बोलते हैं v हो, चाहे इसमें u इधर हो, v इधर हो, f इधर हो, कुछ भी हो, वो हमेशा नेगेटिव। ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे की ओर जाएंगे तो नेगेटिव। जैसे हमारा दर्पण का था, सेम इसका भी रहेगा। क्या कि इधर की सारी चीजें पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। अब इसका है सूत्र दर्पण का। दर्पण के सूत्र और लेंस के सूत्र में इतना अंतर है। दर्पण में था कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण में था। लेकिन लेंस में क्या होगा? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या होगा? माइनस 1/u। यहीं पर हमारा ये लेंस का सूत्र हो जाएगा, लेंस का सूत्र हो जाएगा। लेंस की क्षमता, अब क्षमता क्या है कि लेंस कितना प्रकाश किरणों को फैला पा रहा है या इकट्ठा कर पा रहा है, कितना प्रकाश को फैला पा रहा है या फिर इकट्ठा कर पा रहा है, इसी को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो P बराबर होता है 1/f, और f हमारा मीटर में होता है। इसका मात्रक जो होता है, मात्रक क्या होता है बेटा? इसका डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। भाई यहाँ पे लिखा है कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण, मतलब इकट्ठा, अपसरण, फैलाने की क्षमता को कहते हैं। यह लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। जो लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी का उल्टा होती है। और याद रखना, अगर फोकस दूरी मीटर में लिया है तो हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर फोकस दूरी लेंस सेंटीमीटर में दिया है तो 100/f सेंटीमीटर में इस्तेमाल करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। अब आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को, अनुपात को ही हम लोग आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन जो होता है यहाँ पर m बराबर -v/u नहीं होता है, v/u होता है। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, याद रखना। अगर माइनस की बात हो जाएगी तो वो दर्पण में होता है। -v/u ये किस में होता है? दर्पण में होता है। अच्छा बात, अगर प्रतिबिंब की लंबाई की बात कर दे कि निकालो, तो सूत्र कौन सा लगाना है? I/O इक्वल टू v/u लगा देना है। क्या लगा देना है? v/u। इससे आप प्रतिबिंब की लंबाई निकालना हो या किसी की लंबाई निकालना हो, काम हो जाएगा। अच्छा एक बात और क्या समझ लेना है कि अगर ये जो m का मान है, जो अभी हम आवर्धन का मान, m का मान अगर 1 से बड़ा हुआ, यानी 2 हुआ, 3 हुआ, तो भैया प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। और अगर m का मान 1 से छोटा हो गया, यानी पॉइंट में आ गया, हाफ आ गया, तो वो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। और m का मान अगर 1 आ गया तो याद रखना कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा, दोनों वस्तु के बराबर होंगे। याद है ना, हमने पढ़ा भी कि आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात है। अब दोनों का मान अगर 1 से ज्यादा आ गया तो भाई वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर 1 से कम आ गया तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगर 1 आ गया तो भैया वस्तु प्रतिबिंब बराबर होंगे। तो ये था बेटा हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, जहां पर मैंने आपको एक एक चीज, इस चैप्टर की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने बता दिया। अगर अब रिवीजन करना है तो ये सबसे बेस्ट क्लास रहेगी, जहां पर आप कम समय में पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लोगे, आपको इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। और नोट्स बनाना चाहोगे तो शॉर्ट्स नोट्स सबसे बेहतरीन इसी क्लास के बनने वाली है। तो अगर
आप लोग वीडियो सेशन देख रहे हो तो बेटा इसको पॉज पॉज करके देख लेना, लेकिन देखना जरूर, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जितने दोस्त यार हैं उन सभी को शेयर कर देना जो कम पढ़ते लिखते हैं, आलसी है नालायक, उन सभी को भी शेयर कर देना ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।